डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जैक बोर्ड क्लास 9 टर्म 2 मॉडल क्वेश्चन पेपर 2022। ठीक है, और ये सेट 3 रहेगा। सेट 1 और 2 मैंने डिस्कस कर दिया सोशल साइंस का। ये जो है सेट 3 रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडल सेट आप सभी के लिए, क्योंकि अगर आप मॉडल सेट को लगा लेते हैं तो आपको एक रफली आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो है मॉडल सेट से भी डायरेक्ट भिड़ते हैं। ठीक है, तो ये रहा पूरा मॉडल सेट 3 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का। और एग्जाम आप सभी का है 28 को। ठीक है, 28 जून को आप सभी का एग्जाम है। 3 से 4 दिन का आपके पास टाइम है, बढ़िया से तैयारी कर लीजिए दोस्तों। ये वीडियो जो है मॉडल सेट 3 का है, और आगे वाले वीडियो में हमने जो चारों जो बुक हैं, चारों बुक के जितने भी चैप्टर दिए हैं सभी को मैं पूरा फुल डिटेल्स में आप सभी के सामने लाऊंगा। तो एक भी क्वेश्चन जो है उम्मीद नहीं है कि बाहर नहीं आएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद पूरा है कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। तो आप लोग इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिएगा और अंत तक मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि सभी दोस्तों को इससे लाभ मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट 3। सबसे पहला क्वेश्चन है, ध्रुवीय शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन देश शामिल थे। तो ध्रुवीय शक्तियों में जो मुख्यतः देश शामिल थे उनका नाम था जर्मनी, इटली, जापान मुख्यतः ध्रुवीय शक्तियों में शामिल था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, स्लीपर क्या है। स्लीपर से आप क्या समझते हैं। तो रेल की पटरी के आर पर लगे लकड़ी के तख्ते, रेल की पटरी के आर पर लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं उन्हें स्लीपर कहते हैं। ठीक है, रेल पटरी के आर पर लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, स्लीपर कहा जाता है। आगे निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं। ये मॉडल सेट 1 में भी था। तो निर्धनता रेखा मुख्यतः गरीबी मापने की एक रेखा है, गरीबी मापने की एक रेखा है निर्धनता रेखा, जो एक उचित आमदनी से कम आमदनी होने पर उसे निर्धनता रेखा में रखा जाता है। ठीक है, एक उचित आमदनी को डिसाइड किया गया है, उसके अंदर अगर कम वेतन आता है उनका तो उन्हें निर्धनता रेखा के अंदर रखा जाएगा, पॉवर्टी लाइन में। आगे है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। ठीक है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं। तो आंसर होगा कि केंद्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किसानों से प्राप्त अनाज को विनियमित कर राशन की दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहा जाता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। ठीक है, यह क्वेश्चन पूरा डिस्कस किया गया है सेट 2 में, आप देख सकते हैं। तो ये है, इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं। तो शिक्षा का अधिकार, जितने भी मौलिक अधिकार हैं उसको भी वर्णन किया गया है हमारे सेट 2 में। तो आप वीडियो जरूर देख लें एक बार, क्योंकि हो सकता है कि जो 6 मौलिक अधिकार है उससे भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो यहाँ पर शिक्षा का अधिकार है, तो देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में से एक है। 6 से 14 वर्ष की हर एक बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे, ये कहा गया। ठीक है, ये कहा गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम में। नेक्स्ट है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं। तो मानसून में विराम का अर्थ है वह शुष्क समय। ठीक है, वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती, कुछ दिन मानसूनी वर्षा होती है और फिर रुक जाती है, और फिर आगे मानसूनी वर्षा के लिए हमें इंतजार करना पड़ता है। यह प्रक्रिया मानसून में विराम कहलाती है। यह प्रक्रिया मानसून में क्या कहलाती है, विराम कहलाती है। आगे क्वेश्चन है, नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नाज़ी लोग जो थे वो यहूदी से घृणा क्यों करते थे। तो नाज़ी यहूदियों से घृणा करते थे क्योंकि नाज़ी के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व के सबसे निम्न स्तरीय नस्ल थी। तो यहूदी जो थी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल, तो जर्मनी के सभी समस्याओं का मूल कारण क्या था, यहूदी था। आगे, यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। ठीक है, तो यहूदी लोग को बस्तियों को क्या कहा जाता था, घेटो कहा जाता था। आगे, जर्मन के अनुसार यहूदी आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। ठीक है, नेक्स्ट है, यहूदी लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे। ठीक है, यहूदी लोग मुख्य रूप से क्या करते थे, व्यापार और धन उधार देने का धंधा करते थे, जो कि काफी गलत माना जाता था। नेक्स्ट है, औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का विस्तार क्यों हुआ, 2 कारण बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे औपनिवेशिक काल किसे कहते हैं। तो वैसा काल जब अंग्रेजों ने यहाँ अपना शासन किया उसे औपनिवेशिक काल कहा जाता है। इस काल में व्यावसायिक खेती का विस्तार हुआ, जिसके प्रमुख कारण हैं। कौन कौन से प्रमुख कारण हैं। तो प्रमुख कारण में सबसे पहले आएगा
कि अंग्रेजों ने व्यावसायिक फसल जैसे पटसन, गन्ना, गेहूं इत्यादि का खूब विस्तार किया, क्योंकि इनकी खेती से अधिक आय प्राप्त होने की संभावना बनी रहती थी। आगे इंग्लैंड के कारखानों को कच्चा माल चाहिए था। इंग्लैंड का जो कारखाना था उसको कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भी व्यावसायिक फसलों की पैदावार को बढ़ावा दिया गया था। आगे क्वेश्चन है 10 नंबर की, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक है, क्यों? तो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की खान पान अच्छी नहीं हो रहती है, तथा वे शहरी क्षेत्रों के लोग की तुलना में काफ़ी अधिक श्रम मतलब शारीरिक कार्य करते हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैलोरी की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ग्रामीण लोग होते हैं उनका खान पान भी अच्छा नहीं होता है, और इसलिए उनको और वो ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका खान पान जो है काफ़ी लो कैटेगरी का होता है। ठीक है, कोई भी ज़्यादा पौष्टिक आहार नहीं लेते हैं वो लोग। तो ये रहा 10 नंबर। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है कि किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। जब कोई भी आपदा आती है तो उससे खाद्य सुरक्षा जो है वो कैसे प्रभावित होती है, ये आपको बताना है। तो आंसर हुआ किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा निम्न तरीके से प्रभावित होती है, जैसे खाद्यान्न के कुल उत्पादन में जो है गिरावट आ जाती है, खाद्यान्न का जो कुल उत्पादन होता है उसमें गिरावट आ जाता है। फिर खाद्य की कमी के कारण मूल्य बढ़ जाती है, कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वो ऊंचे मूल्य पर खरीद नहीं कर पाते हैं। आगे है व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन जाती है। व्यापक जो भूखमरी होती है उससे अकाल की स्थिति उत्पन्न होती है, जो हजारों लोगों की मौत का कारण बनता है। आगे आपदा के लंबे होने पर भूखमरी की स्थिति बन जाती है। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों है। तो लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता निम्न तरीके से है, क्योंकि बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना नहीं किया जा सकता। बिना चुनाव के लोकतंत्र की कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। आगे इसमें लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। फिर लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। लोकतंत्र की बहाली के लिए चुनाव की आवश्यकता होती है। फिर चुनाव के माध्यम से सरकार को बदला जा सकता है। आगे चुनाव के माध्यम से हमें मनपसंद और सही प्रतिनिधि और सरकार का चुनाव करने का मौका मिलता है, सरकार को चुनाव करने का मौका मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो इसमें दिया गया कि मानवाधिकार से क्या समझते हैं। तो मानवाधिकार से आंसर होगा कि मानवाधिकार से तात्पर्य उन सभी अधिकारों से है जो व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता एवं प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं। यह अधिकार भारतीय संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को दिया गया है। इन अधिकारों में प्रदूषण मुक्त वातावरण में जीने का अधिकार एवं महिलाओं के साथ प्रतिष्ठापूर्ण व्यवहार का अधिकार एवं अन्य बहुत से अधिकार शामिल हैं इसमें मानवाधिकार में। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम बताएं। तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत के सबसे बड़े क्षेत्र में फैला है। इसे मानसूनी वन भी कहते हैं। ये उस जगह फैली है जहाँ 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। ये एक ही समय में अपनी पत्तियां गिरा देती है। जल की उपलब्धि के आधार पर इसे 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। कितना? 2 प्रकार में। कौन कौन से? तो आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। पर्णपाती वनों के मुख्य वृक्ष का अगर बात करें तो होगा सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, कुसुम, अर्जुन, सहतूत इत्यादि इस वनों के प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, इस वनों के प्रमुख वृक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है वन संरक्षण के उपाय, मतलब वन को हम लोग बचाते हैं उसका क्या उपाय है संरक्षण करने का। तो वन संरक्षण का निम्नलिखित उपाय है। ठीक है, कौन कौन सा है? सख्त और कठोर कानून बनाए जाने चाहिए और उसे पालन करना चाहिए। कानून तो बनना ही चाहिए और उसको पालन भी करना चाहिए। फिर अधिक से अधिक पेड़ों का हमको वृक्षारोपण करना चाहिए। पेड़ों की कटाई पर रोक करना चाहिए। आगे आग से इसको बचाना है। फिर जलावन की लकड़ी को बचाना है और अत्यधिक वनों की चराई से बचना है। इन सभी जो कारण है, अगर इन सभी पर हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, इन सभी पर कंट्रोल करेंगे तो हम वन संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच गहरा संबंध है। ठीक है, किसी देश के आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉवर्टी उन्मूलन। ठीक है, मतलब जो पॉवर्टी जो रिफॉर्म है, ठीक है, उनके बीच एक गहरा संबंध है। इसको व्याख्या करना है किस प्रकार है। तो आंसर होगा कि किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच विपरीत संबंध है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। अगर आर्थिक विकास में वृद्धि होती है तो निर्धनता में कमी आएगी। विकास की उच्च दर
ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विकास की उच्च दर को ने निर्धनता को कम करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1980 के दशक में भारत की आर्थिक समृद्धि पर विश्व में सबसे अधिक रही। ठीक है। फिर है आर्थिक समृद्धि और निर्धनता के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि और निर्धनता के बीच एक घनिष्ठ संबंध है। आर्थिक समृद्धि अवसरों को व्यापक बना देती है और मानव विकास में निवेश के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटक का वर्णन करें। ठीक है, भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटक का आपको वर्णन करना है। तो आंसर होगा कि भारत की चुनाव प्रणाली के निम्नलिखित घटक हैं। कौन कौन से? तो चुनाव की घोषणा करती है, सबसे पहले वो चुनाव की घोषणा करती है। आगे नामांकन पत्र इसको भराया जाता है। फिर चुनाव चिन्ह का आवंटन करता है ये। फिर घोषणा पत्र जारी करता है। फिर चुनाव अभियान, आपको चुनाव मतदान अभियान आप कर सकते हैं। ठीक है, चुनाव प्रचार। फिर है मतदान होता है। फिर मतों की गणना की जाती है। फिर परिणाम की घोषणा होती है और अंत में शपथ ग्रहण होता है और फिर आपको कार्यभार संभाला जाता है। ठीक है, ये पूरा जो कौन करवाता है, ये पूरा चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, तो अगर आपको अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आपको जितना भी पॉइंट मैंने दिया है, इस पॉइंट को आप आराम से इसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, आराम से इस पॉइंट को बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं। जैसे चुनाव की घोषणा सबसे पहले। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो सबसे पहले चुनाव की घोषणा करता है। अगर 2-2 लाइन भी आप लोग लिखेंगे तो 9 दूना 18 लाइन हो जाएगा और जो आपको आराम से अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। 18 नंबर क्वेश्चन है, प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं सिर्फ पॉइंट वाइज दिया हूँ। इसको अगर आप चाहते हैं तो पूरे आराम से इसको लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले क्या दिया हुआ है? तापमान। सेकंड में है वर्षा, फिर मिट्टी, फिर धरातल का स्वरूप, फिर सूर्य का प्रकाश और मानव क्रियाकलाप। तो तापमान जहाँ पर दिया वहाँ आप बता सकते हैं कि भारत में जो है वो तापमान के आधार पर भी प्राकृतिक वनस्पति डिसाइड होती है। जहाँ पर उच्च तापमान होते हैं और उच्च वर्षा होती है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों की आवश्यकता की अधिकता होती है। इस प्रकार से फिर जहाँ पर सिर्फ उच्च तापमान होते हैं वहाँ पर जो है वो वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों को पूरा अच्छे से संसाधन नहीं मिल पाता है, इसलिए उनके पौधों में जो है उनके पत्तों में कांटा नजर आता है, जैसे नागफनी, बबूल, ये सब जैसे राजस्थान में। फिर मिट्टी है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर भी प्राकृतिक वनस्पतियों को डिसाइड किया था। फिर सूर्य का प्रकाश, तो जो सूर्य का प्रकाश है उसके आधार पर भी वनस्पति प्रभावित होती है। फिर है वर्षा, तो जिस प्रकार से वर्षा होगी उस प्रकार से जो वनस्पति है वो उगेगी। ठीक है, तो यह होगा वर्षा से प्रभावित हुई है। उसके बाद धरातल का स्वरूप, मतलब जो सरफेस का जैसा भी कैरेक्टर है, सरफेस के कैरेक्टर के आधार पर भी प्राकृतिक वनस्पति जो होती है वो इफेक्ट होती है। फिर है मानव क्रियाकलाप, तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा इसको प्रभावित करती है, क्योंकि ह्यूमन जो है वो काफ़ी एक सामाजिक प्राणी है और उसको हर एक चीज़ से काम लगता है। तो इस प्रकार से ह्यूमन भी है जो प्राकृतिक वनस्पति को काफ़ी ज़्यादा डिफेक्टिव करता है। आगे है मानचित्र पर नेशनल पार्क को चिन्हित करना है। ठीक है, मानचित्र पर नेशनल पार्क को चिन्हित करना है। इसमें दिया गया सिमलीपाल, मानस और काजीरंगा। ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं सारा जो है ये तीनों जो है वो असम में है और यहाँ पर है असम, और यहीं पर सबसे ऊपर में मानस है नेशनल पार्क, फिर सिमलीपाल है और काजीरंगा है। ठीक है, काजीरंगा है। तो ये मुख्य रूप से जो 3 जो हैं वो असम में दिए गए हैं। तो आगे के मानचित्र जो आपको एग्जाम आता है उसमें अलग मानचित्र में अलग क्वेश्चन भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग मानचित्र को भी रेडी करेंगे। बाकायदा मैं एक वीडियो में पूरे मानचित्र को कवर कर दूंगा आप सभी के लिए। तो इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी कम से कम 6 दिन में आप लोगों का तैयारी अच्छा होना चाहिए और इसी तरह बने रहिए वीडियो पर। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।